नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपको अलग अलग विषय पर हम जानकारी देते हैं और आज भी दो बेहद खास विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज के विषय क्या रहेंगे, आइए इस पर हम नज़र डाल लेते हैं। आज खासतौर से आपको हम जानकारी देंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में और बात होगी गन्ने की उन्नत किस्मों की। इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं या कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर हैं, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल ये निःशुल्क नंबर टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवाल जो हमारे पास आएंगे उनके जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनका परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर DK सिंह जी, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं जल प्रौद्योगिकी केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर सिंह। नमस्कार किसान भाइयों। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिंटू मीणा जी, आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर मीणा। नमस्कार किसान भाइयों। तो देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि आज हम पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लेकर, क्योंकि ये योजना एक ऐसी है जो कि ना सिर्फ एक उद्देश्य जिसका कि कैसे हम प्रति बूंद अधिक उपज ले सकते हैं, और जब अब मानसून जो है वो अलग हमारे दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहाँ तो दस्तक दे ही चुका है, पूर्वोत्तर में भी। ऐसे में पानी जो हम कैसे बचा सकते हैं इसका भी लगातार जो संदेश है इस योजना के जरिए दिया जाता है। लेकिन यहाँ डॉक्टर सिंह आपसे हम जानना चाहेंगे, जब इस योजना की शुरुआत की गई थी अलग अलग उद्देश्य थे, ना सिर्फ उसमें प्रति बूंद अधिक उपज की हम बात करते थे, लेकिन जिस तरीके से जिस गति के साथ इस योजना का क्रियान्वयन हुआ है और लोगों ने जो आधुनिक तकनीक है सिंचाई की उनको अपनाया है, आज कहाँ आप देखते हैं इस योजना को? मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि जब इस योजना की शुरुआत जुलाई 2015 में की गई थी, उसके पहले जल और सिंचाई से संबंधित जितने भी प्रोग्राम या कार्यक्रम चलते थे अलग अलग मंत्रालयों और विभागों द्वारा चलते थे, उसमें बेहतर तालमेल नहीं हो पाता था और इसकी वजह से वांछित परिणाम नहीं आते थे जी। 2015 में इस प्रोग्राम को, इस स्कीम को लागू किया गया, जिसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY बोलते हैं। और उसका मकसद ये था कि जितने भी अलग अलग मंत्रालयों में विभागों द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं उनको सब एक अम्ब्रेला, एक छतरी के अंदर लाना था जी। और उसके वांछित परिणाम आने भी लगेंगे। पहले क्या होता था कि जल संसाधन मंत्रालय जो था उसका काम था कि वो वाटर रिसोर्सेज को, जल संसाधन को क्रिएट करके खेत तक नहरें बना के या गुलाबा बना के छोड़ देते थे। उसके आगे का काम कृषि मंत्रालय करता था, जो कृषि जल उपयोग दक्षता और ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट के कार्यक्रम को देखते थे। और एक जो सबसे बड़ा कार्यक्रम चलता था वाटरशेड मैनेजमेंट का, वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री करती थी जी। तो तीन बड़े बड़े विभाग केंद्र स्तर पर थे और तीनों में ऐसा नहीं था कि बातचीत नहीं होती थी, बातचीत बेशक होती थी, बट एक जो तालमेल होना चाहिए था वो नहीं हो पाता था। तो ये इस सरकार ने सोचा कि क्यों ना सारे विभागों को एक छतरी के अंदर लाके उनमें बेहतर तालमेल बनाया जाए और सारे जिसे हम कन्वर्जेंस कहते हैं, सारे का एकीकृत कर दिया जाए और एक दूसरे से बातचीत करके बेहतर तरीके से इसे लागू करें। और इसका ही परिणाम रहा है कि धीरे धीरे जो हमारा सिंचित क्षेत्र है देश में बढ़ रहा है, और सिंचाई दक्षता भी बढ़ रही है, जितनी होनी चाहिए उतना अभी नहीं पहुंची है, बट निश्चित रूप से जो हमारे लक्ष्य हैं आने वाले दिनों में जरूर हम उसे प्राप्त करेंगे। बिल्कुल जल्द ही वो लक्ष्य पूरे किए जाएंगे। और जैसा हमने कहा कि इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य रहा प्रति बूंद अधिक उपज, इसके साथ साथ पुराने जो हमारे हम कह सकते हैं कि किस तरीके से पानी की बचत हमें करनी होगी, और नई नई तकनीक देखिए अब हमारा किसान इसके जरिए जान चुका है। फिर चाहे माइक्रो इरिगेशन की हम बात करते हैं, फर्टिगेशन की बात करते हैं, इन तमाम बातों में जो तकनीक है इन पर भी हम यहाँ पर जानकारी आपको देंगे। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार सराहनीय प्रयास कर रही है। सरकार का मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। इसी मकसद को पूरा करने के लिए 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय वाली योजना है।
केंद्र सरकार इस योजना के कुल संभावित खर्च का 75% हिस्सा वहन करती है। बाकी बोझ राज्य सरकारें उठाती हैं। वो कृषि क्षेत्र जो ऊंचाई वाले स्थान पर हैं, उसके लिए केंद्र सरकार 90% खर्च और राज्य सरकारें 10% खर्च वहन करती हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कई घटक हैं। पहला है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP। दूसरा घटक है हर खेत को पानी। तीसरा घटक प्रति बूंद अधिक फसल सिंचाई योजना है और चौथा घटक है पनधारा विकास। इसमें पानी के परंपरागत तालाबों का नवीनीकरण किया जाता है। योजना का फायदा लेने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ही कृषि सलाहकार या कृषि पर्यवेक्षक के पास जाकर सब्सिडी का फॉर्म भरना होता है। फिर ये फॉर्म जिला कृषि विभाग में जमा होता है। सब्सिडी मंजूर होने पर विभाग की ओर से आपको मैसेज मिलेगा और फिर आप इस योजना का फायदा ले सकते हैं। आप चाहे तो सब्सिडी का फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग राज्यों में कृषि विभाग की वेबसाइट पर फॉर्म उपलब्ध होगा। इस योजना का फायदा लेने के लिए किसानों के पास कृषि योग्य जमीन होनी चाहिए। योजना के लिए आवेदक का आधार कार्ड, पहचान पत्र, किसानों की जमीन के कागज, जमीन की जमाबंदी, बैंक अकाउंट पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। ज्यादा जानकारी के लिए जिला या ब्लॉक के कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800 180 1551 पर भी बात की जा सकती है। तो जाना आपने एक महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस तरीके से लागू की गई, किस तरीके से इसका क्रियान्वयन हो रहा है और इसके परिणाम देखिए अब धीरे धीरे अब हमारे सामने आने लगे हैं जो कि बेहद ही सकारात्मक हैं। इस पर और आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ डॉक्टर मीना आपसे भी हम जानकारी लेना चाहेंगे। हमारे देश की अगर बात की जाए इस बार ना सिर्फ चीनी के निर्यात को अगर हम देखें, गन्ने के उत्पादन की बात की जाए तो लगातार किसान जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है जो हमारी गन्ने की किस्में आती हैं। लेकिन कभी कभी किसान के सामने मुश्किल ये होती है कि पुरानी ही जो किस्में हैं, प्रजातियां हैं, उन्हीं को लगातार आगे बढ़ाया जाता रहता है, जिस वजह से शायद उतना उत्पादन जो है उनको नहीं मिल पाता। लेकिन जो गन्ने की अब हमारी नई किस्में हैं, कैसे उनका चयन किया जा सकता है और कौन सी अच्छी किस्में और इसका जो सीधा फायदा है वो किसान को क्या मिलता है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। किसान भाइयों, मैं डॉक्टर MR मीना, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गन्ने की जो भी नई किस्में हैं जो कि हमारे संस्थान के द्वारा, गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्र केंद्र करनाल के द्वारा जो अनुमोदित की गई हैं, उनमें जो पहले की पुरानी वैरायटी हैं उनसे भी अच्छी वैरायटी है पैदावार में या शुगर रिकवरी में। उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। साथ में ही हम बताएंगे आप कैसे जो पुरानी किस्में हैं उनको आप धीरे धीरे छोड़ें और नई किस्में अपनाएं। मैं चाहूँगा इस पे थोड़ा विस्तृत चर्चा करने के लिए सबसे पहले लूँगा हमारी एक रिसेंटली वैरायटी रिलीज है जो कि हमने नॉर्थ वेस्ट जोन उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लिए रिलीज़ की है। उसका नाम CO 15023 है। और ये किस्म अब तक की जितनी भी किस्में हमारे सेंटर से रिलीज़ हैं, इवन नॉर्थ अपने पूरे उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी भारत में सबसे मीठी किस्म है, अच्छी पैदावार है, 38 से भी रिकवरी में भी ये अच्छी है। करीब तकरीबन 7% ज़्यादा सकरा इसमें पाई जाती है, 38 से ज़्यादा। तो कई फायदे देखिए इस नई किस्म के जरिए आपको मिल सकते हैं और कितना फ़ायदा मिलेगा और कौन सी नई नई किस्में हैं इस बारे में आपको और विस्तार से हम यहाँ जानकारी देंगे। लेकिन पहले आइए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। गन्ना एक प्रमुख नकदी फसल है। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में गन्ने का विशेष योगदान है। अच्छी फसल के लिए गन्ने की उन्नत किस्मों की खेती करनी चाहिए। सूखा सहनशील किस्मों में को 86032, को 88006, को TL 88322, को 95014, को 97008, को 99004, को 95003 और को 95006 लगा सकते हैं। इनके साथ ही को 94012, को 96009, को JN 86600, को 99012, को 97001 और को 96023 गन्ने की कुछ सूखा सहनशील किस्में हैं। जल फ्लावन के लिए गन्ने की को 8231, को 8232, को 8145, को SI 86071, को SI 776, को 8371 और को 99006 किस्में अच्छी है।
वहीं लवणता ग्रस्त हालातों के लिए गन्ने की कोड 95003, कोड 93005, कोड 97008, को 85019, को 99004 और को 2001-13 को लगाया जा सकता है। गन्ने की कुछ दूसरी किस्में जैसे को 94012, को 94008, को 200010, को 200115 और को 97001 भी लवणताग्रस्त हालातों के लिए सहनशील है। अगर गुड़ बनाना चाहते हैं तो गुड़ बनाने के लिए भी इलाके के हिसाब से गन्ने की अच्छी किस्में मौजूद है। पंजाब में को J64, को 1148, को J81 और राजस्थान में गन्ने की को 997 और को 419 किस्में गुड़ बनाने के लिए अच्छी रहती है। वहीं उत्तर प्रदेश के किसान गुड़ बनाने के लिए को S687, को J64, को 1148, को S767 और को S802 किस्में लगा सकते हैं। तो जाना आपने, देखिए कितनी सारी प्रजातियां हैं, नई किस्में हैं जिनका चयन आप कर सकते हो। ये बेहद ज़रूरी, लगातार हमारे जो वैज्ञानिक हैं अनुसंधान और शोध करके नई नई किस्में विकसित करते हैं, उनका चयन आप करें। फिलहाल हमारे साथ जो दर्शक हैं उनके जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ आरसी दीक्षित जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्कार जी नमस्कार आशीष जी। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ सर, मैं सब्जियों की खेती करता हूँ जी, और मैं लगवाना चाहता हूँ और ड्रिप इरिगेशन, इससे की क्या कितना खर्चा आएगा और इसको कहाँ से प्राप्त किया जाए? चलिए बिल्कुल। तो ये जानना चाह रहे हैं यहाँ पर माइक्रो इरिगेशन के बारे में, सब्जियों की खेती ये करते हैं, कहाँ से इनको जानकारी मिल पाएगी डॉक्टर सिंह, और कितनी लागत इसमें हम अगर बात करें कितनी लागत आ जाती है आमतौर पर? सब्जियों में ड्रिप इरिगेशन एक ऐसी सिंचाई की विधि है जिसकी लागत पौधों से पौधों की दूरी और जो हम लाइन लगाते हैं जिस पर एमीटर जहाँ से पानी टपकता है उनके बीच की दूरी कितनी होती है उस पर निर्भर करता है। बट आम तौर से ये देखा गया है कि सब्जी में अगर कोई लगाना चाहता है तो लगभग 1 हेक्टेयर, 1 एकड़ नहीं बता रहा हूँ मैं, 1 हेक्टेयर में लगभग 1 लाख से 1,25,000 के आसपास की कीमत आएगी। इस पर सब्सिडी इस पर वही मैं बताने जा रहा था। इस पर भारत सरकार सब्सिडी देती है। माइक्रो इरिगेशन पूरे परियोजना पर ही सब्सिडी है, जिसमें लगभग 55% तो सरकार सीमांत और लघु सीमांत किसानों के लिए देती है सब्सिडी, और अन्य किसानों के लिए 45% है जी। तो ये इसके लिए आपको जिला उद्यान अधिकारी अपने ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर अफसर के नाम से ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, हिंदी में उसे जिला उद्यान अधिकारी बोलते हैं, या जिला कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। और वहाँ से आपको एक फॉर्म जैसे अमूमन हर स्कीम के लिए दिया जाता है, उनके कुछ अधिकारी लोग जाएंगे, देखेंगे और फॉर्म भर के आप जमा करें और आपको पूरा लाभ मिलेगा इसका। तो देखिए इसका लाभ आपको मिल सकता है और उसके साथ साथ आर्थिक मदद भी इस योजना के तहत आपको प्रदान की जाएगी। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि बढ़ती हुई आबादी, पानी की बर्बादी, घटता हुआ जल, बढ़ता हुआ मेरा प्रदूषण, इसके बीच में जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है वो हमारे लिए कितना कारगर साबित होगी, कितने वरदान साबित होगी, कितना हमारा वो पानी बचाएगी? चलिए बिल्कुल, किस तरीके से इसके जरिए हम पानी की बचत कर पाएंगे डॉक्टर सिंह, ये जानना चाह रहे हैं हमारे दर्शक। देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य यही था पानी की बर्बादी को रोकने का। जब पहले देखा गया कुछ खामियां रही होंगी पहले के क्रियान्वयन में, उसको देखते हुए ये इस योजना चलाई गई 2015 से। इसका मुख्य उद्देश्य जो है पानी की बर्बादी को रोकना और जल उपयोग की दक्षता होती है जिसे हम इरिगेशन इफिशिएंसी कहते हैं, उसको बढ़ाना है। इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं, अब इसमें इसके 3-4 कंपोनेंट होते हैं। जो एक कंपोनेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी के बचत की गुंजाइश है
वो है हमारे खेत पर, क्योंकि नहरें तो बन जाती हैं, नहरों में लाइनिंग कर दीजिए, लगभग आप उसकी इफ़िशेंसी, उसकी दक्षता 70-72% बड़े आराम से ले जाते हैं जी। लेकिन जो हमारे खेतों में पानी लगाते हैं तो अधिक पानी लगाने की वजह से काफ़ी हिस्सा उसका नीचे ज़मीन के चला जाता है, पौधे उसका केवल एक ही हिस्सा उपयोग में ले आते हैं और वही हम दक्षता कहते हैं। और हम कहते हैं कि हमारी इरीगेशन इफिशिएंसी और सिंचाई दक्षता अगर 50% है या 45% है या 35% है, इसका मतलब कि 65% उसका पानी हम जो दे रहे हैं पौधे को वो वेस्ट हो रहा है, नुकसान हो रहा है जी। तो जैसे अभी हमने बात किया पहले माइक्रो इरिगेशन की, ड्रिप इरिगेशन की, फव्वारा इरिगेशन की, रेन गन है और भी तमाम पद्धति हैं। इन पद्धति से अगर आप सिंचाई करेंगे तो निश्चित रूप से पानी की बचत होती है। जी। प्रयोगों द्वारा पाया गया, इवन किसान के खेत में भी हम लोगों ने प्रयोग किए हैं, वहाँ पाया गया है कि अगर आप ड्रिप इरिगेशन या फव्वारे से करते हैं तो 80 से 85% तक ले जा सकते हैं इफिशिएंसी, मतलब 15% ही पानी जो आप लगा रहे हैं खेत में नुकसान होगा। अगर पाइप से भी लगाएं, हमने पाइप ही अंडरग्राउंड पाइपलाइन लगा के तमाम क्षेत्रों में प्रयोग किए हैं, वहाँ पर भी ये पाया गया है कि बड़े आराम से हम 75% तक ले जा सकते हैं सिंचाई दक्षता। तो ये सारी विधियाँ हैं, इससे निश्चित रूप से हम पानी की बर्बादी को जरूर रोकेंगे जी। और हमारे जो किसान भाई हैं दक्षता को भी जानते हैं और उसको अगर हम सरल भाषा में कहें यानी एवरेज और माइलेज हम सभी जानते हैं, तो वहाँ देखिए आपको और बेहतर मिल सकता है। फिलहाल सुशांत जी हमारे साथ जुड़े हैं ओडिशा से, बहुत बहुत स्वागत आपका सुशांत जी। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? गन्ने की उन्नत किस्म क्या है उसके बारे में जानना था, उसका प्रशिक्षण कहाँ पर मिलता है उसके बारे में जानना था। चलिए, गन्ने की उन्नत किस्म कौन सी है ओडिशा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, ये वो जानना चाह रहे हैं और उसमें कितनी मात्रा जो है शर्करा की रह सकती है जिससे किसान को फ़ायदा मिले। यस किसान भाई, आप जैसे कि उड़ीसा से हैं तो आपके लिए जो वहाँ के उपयुक्त किस्में अगेती किस्मों में आप लिख सकते हैं COOR, कोयम्बटूर जहाँ से क्रॉसिंग होती है, और ओडिशा, इसका COR 303071 और 3072 दो वैरायटी हैं जो अर्ली हैं। इसके अलावा अलग वैरायटी हैं जो कि मिड लेट हैं, उनको आप कल्टीवेट कर सकते हो क्योंकि आपका जो क्षेत्र है वो जोन है वो आपका नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल जोन में आता है, तो इसलिए आपका नॉर्थ कोस्ट जोन में आता है, इसलिए आपको जो वैरायटी सुटेबल है उन्हीं को कल्टीवेट करना है। आपके लिए नज़दीकी जो क्षेत्र है वो नयागढ़ है, जो उड़ीसा कृषि विश्वविद्यालय का रीजनल स्टेशन है, वहाँ से आप डिटेल में संपर्क कर सकते हो जी और अच्छी मुनाफा पा सकते हो। जहाँ बात रिकवरी की है, जो भी वैरायटी रिलीज है जो अर्ली में है वो आपको रिकवरी अच्छी देंगी, जो भी क्योंकि वो 8 से 10 महीने तक जल्दी तैयार हो जाती हैं, और जो लेट और मिड लेट वैरायटी है वो 12 मंथ में हार्वेस्ट हो जाती है जी। तो बिल्कुल देखिए, ये आपको फ़ायदे मिलते हैं अगर आप जो नई किस्में हैं उनका चयन करते हैं और उसकी जानकारी आप आपके जो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र हैं या कृषि विश्वविद्यालय हैं, संस्थान है, कृषि संस्थान, उनसे भी जाकर ले सकते हैं। तो जानकारी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, और इसके साथ ही हम बात कर रहे हैं गन्ने की नई किस्मों की भी, किस तरीके से लगातार जो नई किस्में आती हैं उनका चयन हमारे किसान करते हैं। डॉक्टर मीना, आप हमें बता रहे थे जो किस्में हैं जिस तरीके से लगातार ईजाद की जा रही हैं उनका चयन भी उसकी तरीके से हमारे किसान करते हैं। फिलहाल एक दर्शक जुड़े हैं, इनका सवाल पहले हम ले लेते हैं। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हैं उज्जैन मध्य प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं मनीष जी?
जी सर नमस्कार। जी नमस्कार। जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जी हमारे यहाँ पे जी सर जी मनीष जी, सर मैं पूछना चाहता हूँ तो हम मुँह में पानी लगा तो आते आते हमारा पानी समाप्त हो जाता है, तो जन योजना से हमारे तालाब योजना है पूरा पानी खेत में लगा सके। चलिए बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल इनका कि आमतौर पर हम देखते हैं योजना की जो जानकारी है वो किसानों को होती है, लेकिन सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के तहत ज़्यादा किसान जानते हैं। लेकिन ये जानना चाह रहे हैं क्या इस योजना के तहत जो हमारे गांव में तालाब है या खेत में ही चेक डैम द्वारा इस तरह से भी कुछ हम जो तकनीक है वो विकसित कर सकते हैं इस योजना की मदद से? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सारे प्रावधान हैं, जैसा मैंने शुरू में भी बताया था और ये शुरू में इन्होंने दिखाया भी है प्रोग्राम में कि इसके 3-4 बड़े बड़े कंपोनेंट हैं। उसमें वाटर सेट मैनेजमेंट जो कंपोनेंट है उसके तहत आप गांव में तालाब बना भी सकते हैं, और तालाब बनाने के लिए, चेक डैम बनाने के लिए सारे उस पर भी सब्सिडी मिलती है। चेक डैम तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, उस पर शायद किसी एक व्यक्ति विशेष को शायद ना मिले, बट तालाब बनाने के लिए किसानों को सब्सिडी मिलती है। और उस पर अगर छोटा तालाब आप खुद के लिए बना रहे हैं, स्वयं के लिए बना रहे हैं, अगर 25 बाई 20 बाई 4 मीटर का, मतलब 25 मीटर लंबाई, 20 मीटर चौड़ाई, 4 मीटर गहराई, तो आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर कम्युनिटी लेवल, गांव के लेवल पर बना रहे हैं तो बड़ा तालाब हो सकता है 100 मीटर बाई 4 मीटर का, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि अगर आप तालाब इतना पैसा लगा के, चाहे आप पैसा लगाएं या सरकार पैसा लगाए, बना रहे हैं तो उस पानी को, बहुत बहुमूल्य पानी है, उस पानी को सूक्ष्म सिंचाई के विधि से ही प्रयोग में रहें, सीधा खेत में ना लगाएं। आप तालाब से भी सूक्ष्म सिंचाई के विधि को, पूरा जो सिस्टम है उसको कनेक्ट कर सकते हैं, और खेत चाहे इवन सब्जी उगा रहे हैं और कोई और भी फसल उगा रहे हैं, सब में कोशिश करें कि फव्वारे से या सूक्ष्म सिंचाई विधि, टपकदार सिंचाई विधि से ही पानी दे, तभी उसका पूरा फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए जो पानी है, जल है, बेहद ही बहुमूल्य है, और ना सिर्फ सतही सिंचाई करके हमारे जो किसान हैं उतनी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ज़्यादा पानी जो है वो चला जाता है, जो कहीं ना कहीं दुरुपयोग हम मान सकते हैं पानी का। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हरिशंकर जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको? जी सर, वाराणसी से बोल रहा हूँ जी। हमें जानना चाहते हो हमारे लिए कौन सी वैरायटी अच्छी रहेगी और ये कहाँ उपलब्ध होगी? चलिए, गन्ने की कौन सी जो किस्म है वो अच्छी रहेगी और उपलब्धता उसकी कहाँ से होगी, ये एक मान सकते हैं चुनौती भी रहती है किसानों के सामने कि उपलब्धता जो है वो नहीं हो पाती उनको। जी डॉक्टर मीना। किसान भाई, जैसे हरि सिंह जी, आप वाराणसी से हैं, और जो यूपी उत्तर प्रदेश के लिए जितनी भी अनुमोदित किस्में हैं, जो अभी नई किस्में हैं, उनके बारे में बताऊंगा मैं। अभी आप खेती कर रहे होंगे पुरानी किस्मों की, जो कि COS शाहजहानपुर से रिलीज़ होती है, 767 है और 8436 है। मैं चाहता हूं इनको रिप्लेस करके जो नई वैरायटी है उसी क्षेत्र की, जैसे शाहजहानपुर से रिलीज हुई है वो COS 13235 है, 13221 है। इसके अलावा कुछ मिडलेट वैरायटी भी है जो शाहजहानपुर सेंटर से रिलीज होती है, वो आप ग्रो कर सकते हो। मैं चाहूँगा आपको एक इसी में जो हमारी ICAR की इंस्टीट्यूट है वो लखनऊ में स्थित है, भारतीय जो गन्ना अनुसंधान संस्थान, उसकी कुछ उन्नत किस्में हाल में रिलीज हुई हैं, उनकी खेती करें। आप नोट कीजिए COLK 14201 जो कि यूपी क्षेत्र के लिए रिलीज है, अच्छी किस्म है, अगेती किस्म है, आप ग्रो कर सकते हो। इसके अलावा COLK की 203 है और वो भी आप ग्रो कर सकते हो, अर्ली में है। और COLK 206 है, वो मिडलेट में है जी, इसको भी आप खेती कर सकते हो। इसके अलावा हमारी जो 15023 है वो भी अच्छी किस्म है, बहुत ही अच्छी प्रदर्शन चल रही है। आप नियर बाई शुगर मिल में जा सकते हैं, देख सकते हैं। और आपका इसको बीज की उपलब्धता के बारे में जहाँ तक क्वेश्चन है, आप गन्ना शोध संस्थान आप वहाँ से भी ले सकते हो, शाहजहानपुर से भी वहाँ भी है। आप करनाल सेंटर पे भी आ सकते हो, जो गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्र के अंदर करनाल है, वहाँ पे आपको बीज उपलब्धता अवेलेबल है। साथ में ही आपको लखनऊ में भी बीज उपलब्ध है। जी बिल्कुल, तो देखिए अलग अलग जो किस्में हैं उनके बीज आपको मिल सकते हैं। और ख़ासतौर से डॉक्टर मीना, अगर देखा जाए जिस तरीके से सामान्य तौर पर हमारे किसान गन्ने की बुआई करते हैं, लेकिन अब अलग अलग तकनीक जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारा किसान जानता है कि टिश्यू कल्चर तकनीक किस तरीके से काम करती है, कैसे उन्नत बीज उनको मिल पाता है। तो क्या आवश्यकता यही कि नई किस्मों के साथ साथ जो आधुनिक विस्तार हम देख पा रहे हैं कृषि का, उस दिशा में अब किसान भी आगे बढ़े?
या निसंदेह मैं कहना चाहूँगा टिश्यू कल्चर के बारे में, क्योंकि जो वैरायटी हमारी जैसे पूरे अभी बात करते हैं 238 है, उसमें कहीं कहीं इलाकों में जैसे रेड रोट आया है, तो हम चाहते हैं इस वैरायटी को सडन हम चेंज नहीं करें, इसको थोड़ा थोड़ा धीरे सर्वाइव करें, हमें थोड़ा थोड़ा करके और रिप्लेस करना है। इसके लिए हमें करना है क्या है, टिश्यू कल्चर प्लांट ग्रो करें। जो 238 की जो नियर बाई जो चीनी मिल है वहाँ पे टिश्यू कल्चर लैब है, किसान भाई जाएं और वहाँ से इसके टिश्यू कल्चर पौधे लें और अच्छी स्वस्थ खेती अपना उत्पादन ले। मैं इसके साथ एक जोड़ना चाहूँगा, इसके अलावा किसान भाई टिश्यू कल्चर जो पौधे होते हैं उनको अपना यदि वो बड़े पैमाने पे न करे तो एटलीस्ट 1 एकड़ करें, ताकि उसको फिर बीज में यूज कर सके दूसरी क्रॉप के लिए। तो देखिए ये भी हमारे किसान को जो फायदा है वो हो सकेगा। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, नईमुद्दीन जी हमारे साथ जुड़े हैं झांसी उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, झांसी में क्या गन्ने की फसल ली जा सकती है, क्योंकि यहाँ पानी का अभाव रहता है साहब, और ये लंबी अवधि की फसल है, तो यहाँ पानी के अभाव के कारण क्या संभव है झांसी में, और यदि है तो कौन सी प्रजाति उपयुक्त रहेगी सर? चलिए, बुंदेलखंड क्षेत्र से कि झांसी से हमारे साथ जुड़े हैं, और किस तरीके की वहाँ पर आपको स्थितियाँ नजर आती हैं और कितनी संभावना, डॉक्टर मीना? किसान भाई आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ जो कि ड्राउट टॉलरेंट वैरायटी है उनमें आप नोट कर सकते हो, पहले आप 238 ग्रो कर सकते हो, क्योंकि वो पहले ही ड्राउट टॉलरेंट वैरायटी है जी। इसके अलावा CO 98-014 जो कि गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्र के अंदर करनाल से अनुमोदित है, आप वो भी ग्रो कर सकते हो, ड्राउट टॉलरेंट है। इसके अलावा जो हमारी रिसेंटली वैरायटी है उसको भी आप ट्राई कर सकते हो, ये भी अच्छी है। इसके अलावा मैं बात करूंगा COLK की, जो भी एक अच्छी किस्म है, COLK की है, लिखो 11203। तो इसका चयन करना भी देखिए आपके लिए बेहतर रहेगा, अच्छे परिणाम इन किस्मों के लगातार आ रहे हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर सिंह आपसे भी हम जानकारी लेना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि अगर गांव के जो अलग अलग किसान हैं वो इकट्ठा होकर गांव के तालाब को भी अगर सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस योजना में कुछ प्रावधान रखा गया है। जो पुराना तालाब है हमारा, हाँ बिल्कुल है, पुराने तालाब को नवीनीकरण के लिए भी है इस पे प्रावधान, और नया तालाब भी बनाना चाहें तो उसके लिए भी प्रावधान है। एक इसका तो PMKSY का ये तो बहुत मुख्य एक कार्यक्रम रहा है, क्योंकि नहरें तो जितनी बननी थी बन चुकी हैं, कुछ बन भी रही हैं, लेकिन जो रेनफेड क्षेत्र है, जिसे जो सिंचाई पर वर्षा पर ही आधारित क्षेत्र रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा फोकस आजकल दिया जा रहा है कि वहाँ पर कैसे सिंचाई की व्यवस्था किया जाए। और ये सारे प्रावधान, तालाब से भी जो सिंचाई होती है वो भी सिंचाई है, वो उससे भी हम सिंचित क्षेत्र बढ़ा सकते हैं, चाहे छोटे नाले से करें चाहे तालाब से करें। तो निश्चित रूप से इन सब के लिए, इसीलिए तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सारे प्रोग्राम्स को एक छतरी के अंदर लाया गया है, जिससे एक दूसरे से बातचीत करके अच्छे से अच्छे परिणाम दे सकें हम लोग। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो हमारे गैर सिंचित क्षेत्र हैं, अगर उनकी खास तौर से बात की जाए, वहाँ पर किस तरीके से ना सिर्फ जो माइक्रो इरिगेशन है ये तकनीक, और किस तरीके से जो योजना है किसानों को लाभ पहुँचा रही है? गैर सिंचित क्षेत्र में भी हमें ये देखना होता है, जब हम गैर सिंचित क्षेत्र की बात करते हैं तो उसका सिर्फ यही होता है कि वहाँ पर सिंचाई नहीं पहुँची है, केवल वर्षा आधारित खेती होती है, और वर्षा कहीं कहीं बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे हम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को लें, वहाँ वर्षा 1500 से लेकर 2500 मिलीमीटर तक होती है। इस बार भी लगातार बारिश हो ही रही है, और ऐसे भी तमाम क्षेत्र हैं जहाँ पर, राजस्थान के क्षेत्र में, जहाँ पर 100 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा, अगर हम रेनफेड के लिए एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो वहाँ पर कितना वर्षा हो रही है, और वर्षा के आधार पर उस वर्षा का कितना हिस्सा हम किसी भी तरीके से, चाहे माइक्रो इरिगेशन से, चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, या किसी और तरीके से हम उसका हार्वेस्ट कर सकते हैं। उसके आधार पर ही हम बताएं कि कौन सी फसल लगानी है और कितने क्षेत्रफल में लगानी है। हम अगर सीधे पूरे क्षेत्र में हम कह दें कि वर्षा आधारित इतनी फसल लगाओ और वहाँ पर उतना पानी नहीं है, जैसे 75 मिलीमीटर, अगर कहीं 75 से 100 मिलीमीटर बारिश जैसलमेर या बीकानेर वहाँ हो रही है, अगर वहाँ कोई ऐसी फसल बता दें जिसके लिए कि इतना पानी, तो ये पूरी जहाँ तक 1000 और 1200 मिलीमीटर की आवश्यकता होती है धान के लिए, अगर वहाँ पर 100 मिलीमीटर ही बारिश हो रही है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। निश्चित रूप से असिंचित क्षेत्रों के लिए जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड्स हैं और ये चेक डैम्स बनाए जा रहे हैं। बुंदेलखंड की बात हो रही थी, बुंदेलखंड में आजकल काफ़ी योजनाएं चल रही हैं,
तो वहाँ पानी की उपलब्धता को तो बढ़ाया जा रहा है, बट पानी की उपलब्धता बढ़ने के बाद हमें ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ का फसल चक्र कैसा हो। जी, ये इस बात पर हमें ध्यान देना वहाँ तो केन बेतवा जैसे बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं उन पे भी लगातार देखिए काम किया जा रहा है कि जिससे जो लगातार किसानों की समस्याएं रही हैं, तो पानी की उपलब्धता जो है वो और बेहतर तरीके से हम सुनिश्चित कर पाएँ। और इसके साथ साथ एक किसान के लिए ज़रूरी होता है कि उसको मुनाफा कैसे मिल सकता है। डॉक्टर मीना, आपने जो लगातार हमें अलग अलग नई किस्में जो बताई, इनमें जब हम चीनी की मात्रा की बात करते हैं, किसान को मुनाफा तभी हो पाता है, तो इनमें चीनी की मात्रा जो है क्या किसान बढ़ा भी सकता है अगर उसमें सही तरीके का प्रबंधन हमारे किसान करें तो? देखिए, ये चीनी की मात्रा है वो किस्म पर निर्भर करता है, इसलिए हम कहते हैं कि जो वैरायटी अगेती हैं उनमें उनका जो पकाव है वो अक्टूबर के महीने में, यदि वो फरवरी में लगाते हैं तो अक्टूबर के सेकंड वीक में वो पकने लग जाती है। दैट मीन्स उनमें जो चीनी की मात्रा है वो मील को चलाने लायक हो जाती है। जी, तो उसको हम अगेती किस्म इसलिए ही कहते हैं। और चीनी की मात्रा हम अगेती और लेट और मिड लेट हम 3 कैटेगरी इसी हिसाब से ही बांटते हैं, जब उसकी चीनी की मात्रा के हिसाब से। जी, और हम उस हिसाब से उसको कैटेगरी में वैरायटी रिलीज करते हैं। तो किसान के हाथ में नहीं है, किसान को अर्ली वैरायटी चाहिए तो अर्ली अगेती उगानी है, लेट वैरायटी चाहिए तो लेट वैरायटी है सामान्य जिनको कहते हैं यूपी क्षेत्र में, वो उगा सकते हैं। जी, अब रही बात इसकी, कुछ किसान क्या करते हैं कि लंबी ड्यूरेशन वाली क्रॉप लेते हैं तो वो पैदावार पे उनका कंसर्न पैदावार का होता है, वो अपनी पैदावार अच्छी ले सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग सितंबर में लगा देते हैं, जुलाई में भी लगाते हैं गन्ना, और उसके बाद में उसकी जो हार्वेस्टिंग है वो वही मतलब वही करीब तकरीब 12 महीने के अलावा 14 महीने करते हैं। जी, तो वो अपना उनका उद्देश्य दूसरा होता है, यील्ड का मुनाफा लेते हैं, वो अपना कर सकते हैं। जी, लेकिन बदलाव जो है देखिए उसकी लगातार हम कहते हैं कि आवश्यकता रहती है, और कृषि में भी जो बड़े बदलाव हैं वो हम देख रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ने का सवाल ले लेते हैं जल्दी से। विपिन जी हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश के सागर से, बहुत बहुत स्वागत आपका विपिन जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी नमस्ते सर, डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार जी सर, मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। मेरे 2 सवाल थे। जी, पहला सवाल ये था सर कि गन्ने की कोई ऐसी किस्म बताइए जिसमें गुड़ और चीनी दोनों मतलब काम आ सके, क्योंकि मतलब जैसे जिस मिल पे अच्छा दाम मिले तो किसान उसका बेच सके, गुड़ की हो या चीनी की, तो कोई ऐसी किस्म भी बताइए। और दूसरा ये था सर कि गन्ने की रस जो आता है पीने वाला, सर इसके लिए भी कोई अलग से किस्म आती है या कोई भी किस्म बो सकते हैं? चलिए, गन्ने के रस की क्योंकि आजकल मांग काफ़ी ज़्यादा रहती है और गर्मी जब इस तरह की हो तो और भी ज़्यादा मांग बढ़ जाती है। जी डॉक्टर मीना। या विपिन जी, मैं आपका किसान बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, आपकी दोनों क्वेश्चनों का जवाब। पहला है कि आप एक तो गन्ने की वैरायटी जो कि अच्छा गुड़ वाली और चीनी वाली, तो देखो आपका क्षेत्र है वो पेनिनसुलर जोन में आता है, साउथ जोन में। मैं आपकी, क्योंकि हमें जोन वाइज वैरायटियों को बांटा गया है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो हमारी कोयम्बटूर की वैरायटी है CO 86032, वो बहुत ही अच्छी वैरायटी है, और दोनों के लिए, गुड़ के लिए भी और रस के लिए भी जी, और आपकी चीनी के लिए भी, और मिलों में भी उसकी खेती अच्छी हो रही है। दूसरी बात यह है कि आप इसके अलावा हमारी जो हाल में ही वैरायटी रिलीज है कोयम्बटूर क्षेत्र से, वो CO को 12009 जो कि मिडलेट वैरायटी है, और 2020 में ही इसको अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा आप 9004 है कोकी, वो भी ग्रो कर सकते हो। इसके अलावा आप जो VSI की है 121 वो भी कर सकते हो, या MS जो पुणे से रिलीज वैरायटी है वो भी आपके क्षेत्र के लिए ग्रो की जा सकती है, क्योंकि वो भी अच्छी है। जैसे कि उसमें 13085 है। लेकिन रस किसमें ज़्यादा मिल सकता है? रस के लिए मैं आपको 86032 ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी वैरायटी है उसके लिए। जी, कुछ किसान के हमारे इवन नॉर्थ जोन की भी वैरायटी ले जाके वहाँ ग्रो कर रहे हैं, उसमें 118 अच्छी चल रही है। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से आपकी जो मुनाफे की खेती है वो और भी ज़्यादा मीठा स्वाद जो है आपको दे सकती है मुनाफे के साथ साथ। लेकिन ज़रूरी यही कि लगातार आप नई नई किस्मों का चयन करें, उसके साथ साथ पानी की बचत भी आपको करनी होगी। इस बारे में आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू,
बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। करें तो बहुत अच्छा। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में और गन्ने की नई नई किस्में कौन सी हैं, कैसे इनका आप चयन कर सकते हैं। दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल यहाँ डॉक्टर सिंह आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं गन्ने की नई किस्मों को लेकर, और खासतौर से हमारे जो गन्ने के किसान हम देखते हैं वो किस तरीके से जो पानी है उसका इस्तेमाल वहाँ पर करते हैं। आप क्या हम मान सकते हैं कि इसमें भी आवश्यकता है कि जो बदलाव है वो हम करें, जो जिस तरीके से सिंचाई की अलग अलग तकनीक हमारे पास हैं? देखिए, गन्ना एक ऐसी फसल है, मैं व्यक्तिगत रूप से और अपने अनुभव जो हमने खेतों में काम किए हैं किसानों के साथ, उसके आधार पर बताना चाहूँगा कि ड्रिप इरिगेशन और टपकदार सिंचाई निश्चित रूप से बहुत कारगर है। तमाम क्षेत्रों में महाराष्ट्र में काफ़ी बृहद स्तर पर इसका इस्तेमाल हो रहा है जी, और यहाँ भी हो सकता है। और उससे ना कि केवल पानी की ही बचत होगी, और जैसा हमें लगता है, डॉक्टर मीना साहब डिटेल में बताएंगे, शुगर रिकवरी भी बढ़ सकती है। कितना बढ़ेगी प्रयोग से ही पता चलेगा, पर निश्चित रूप से जानकारी हम लेंगे। फिलहाल एक दर्शक जुड़ चुके हैं, अरुण जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, बांदा उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका अरुण जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर मैं ये लेना चाहता हूँ जानकारी जी, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के विषय में, जो स्टेगलर सेट है और ठपक सिंचाई है के विषय में, बुंदेलखंड के। चलिए, आप इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं आप? जी 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 सर, बुंदेलखंड में पानी की वजह से कमी है जी। तो हम कौन सी फसल की खेती करते हैं आप अरुण जी? सर मटर की भी खेती करता हूँ मैं, और भी तमाम सब्जियों की भी खेती करता हूँ जी। देखिए, सब्जियों की खेती की जाती है और पानी को बचाना भी है और पानी उपलब्ध भी हो। ड्रिप इरिगेशन की शुरुआत ही भारतवर्ष से, बाकी देशों में तो कई तरीके से हुई है। भारतवर्ष में जो सबसे पहले ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल हुआ सब्जियों के खेती में ही हुआ जी। तो आप तो निश्चित रूप से बिना किसी उस लाग लगाओ जिसे बोलते हैं कि आप ड्रिप इरिगेशन को इस्तेमाल करिए, बिना किसी संशय के, यानी बिना संशय के, बिना किसी उसके। और आप अपने वहाँ के सक्षम अधिकारी, जो जिला कृषि अधिकारी हैं, जिला उद्यान अधिकारी हैं, उनसे संपर्क करें। इस पर काफ़ी, जैसा मैंने पहले भी बताया, इस पर आपको काफ़ी अनुदान भी मिलेगा। और भारत सरकार और राज्य सरकारें भी काफ़ी इस पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में पानी की समस्या ही बढ़ेगी, और बुंदेलखंड तो पहले से ही समस्या ग्रसित है। तो इसलिए आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं तो ज़रूर चाहूँगा कि आप इस पर इस्तेमाल करें। अगर कोई आपको मदद की आवश्यकता है, आप यहाँ के डीडी किसान के माध्यम से या सीधा हमारे संस्थान से संपर्क करें। हम लोग चाहेंगे कि हम आपकी मदद भी करें और आप ज़रूर इस्तेमाल करें जी। और उसके साथ साथ देखिए, और फ़ायदा आपको ये मिलेगा, जो
आपकी उपज है, जो पैदावार है सब्जियों की, वो ज़्यादा होगी और गुणवत्ता युक्त होगी, जिसके ज़रिए अच्छा भाव जो है बाजार में वो आपको मिल सकेगा। साथ ही यहाँ डॉक्टर मीणा आपसे जो हम लगातार जानकारी ले रहे हैं कि किस तरीके से जो नई किस्में हैं वो आ रही हैं, लेकिन जो किसानों की दिक्कतें रहती हैं, फिर चाहे गन्ने के कैंसर रोग की हम बात करते हैं, तो आवश्यकता यही कि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो किस तरह की है, इसमें किस तरह का बदलाव किया गया है नई किस्मों में? देखिए, जैसे कि आप बताएं, जो रेड रोट है जी, वो बहुत ही नुकसानदायक बीमारी है और किसान भाइयों इससे काफ़ी सजग रहना चाहिए। आप इसको मैनेजमेंट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। जो जिस वैरायटी में रेड रोट आए उसको आप चारों तरफ मेड़बंदी कर दें, उसका पानी दूसरे खेत में न जाने दें। साथ में ही जहाँ पे रेड रोट आया है उस ग्रसित पौधे को उखाड़ दें तथा उसमें जो मिथाइल आइसोसिनेट है उससे ट्रीट करें जी, और उसके जो इन्फेक्टेड केन हैं उनको बोने के यूज में न लें। ऐसे खासकर जो वैरायटियों में रेड रोट आ चुका है उनको आप रिप्लेस करें नई वैरायटियों के साथ, जैसे कि मैंने बताया 15023 है या फिर 118 है जो को की वैरायटी है, जो हमारे गन्ना प्रसंस्करण संस्थान क्षेत्र केंद्र करनाल से अवेलेबल है सीड इसका, और नियर बाई शुगर मिल में भी अवेलेबल है। बिल्कुल डॉक्टर मीणा, आप इस बात से सहमत होंगे, लेकिन जैसा आपने कहा कि जो पानी है उसका हमें ध्यान रखना होता है, किस तरीके से सिंचाई कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में हमारी जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है, टपक सिंचाई पद्धति है, उसको हम कारगर मान सकते हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से, बिकॉज हम चाहते हैं कि एक खेत का पानी दूसरे खेत में न जाए और जो डिजीज इन्फेक्टेड केन है वो दूसरे को भी संक्रमित ना करे, क्योंकि इसका जो फंगस है, जो कोलेटोट्राइकम फल्केटम, जो फंगस एक बीमारी है, ये गन्ने की दूसरे पानी के माध्यम से ही इजीली जाती है जी, और सेट्स के माध्यम से। तो हमें सेट के लिए तो ये है कि हमें सेट्स को ट्रीटमेंट करके ही बोए, और ट्रीटमेंट करने के लिए किसान भाई जानते हैं कार्बनडिज्म है उसका 0.1% सॉल्यूशन यूज़ करें, और साथ में ही यदि किसान भाई चाहें तो MHAT का यूज़ कर सकते हैं, जिसको नियर बाई शुगर मिल में भी उसकी सुविधा अवेलेबल है जी। और नई वैरायटी, निश्चित रूप से नई वैरायटी उगाएं, लेकिन ये ध्यान रखें कि जो नई किस्में हैं उनको थोड़े आइसोलेशन डिस्टेंस के साथ ही बोएं, क्योंकि सपोज 38 की वैरायटी है और साथ में 15023 है, और 38 में यदि रेड रोट आता है तो डेफिनेटली उसमें भी उसका, क्योंकि ये इसका जो वायलेंट पैथोटाइप है वो नई रेस अगेन क्रिएट कर सकता है। तो किसान भाई इस चीज़ों का ध्यान रखें कि एक निश्चित दूरी मेंटेन रखें और उसकी अच्छी तरह खेती करें और अपना शुद्ध और स्वच्छ बीज उत्पादन करें, जो नई किस्म है स्पेशली उसका। बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर मीणा, जो जैसी सलाह आपने दी कि लगातार जो किस्म है उसमें बदलाव हमारे किसानों को करते रहना चाहिए, ऐसे ही डॉक्टर सिंह हमारे जो धान की खेती करते हैं किसान, उनके लिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि पानी की हम देखते हैं किस तरीके से लगातार मांग रहती है। इस बारे में और जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन एक दर्शक जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हम 100 बाई 100 का जो है तालाब गए थे जी, अब पानी हमारे यहाँ कितना है, तो इसलिए उसको चाहते कितना गहरा खुदवाया, कितना गहरा खुदवाया जाए ये आप जानना चाह रहे हैं? हाँ जी, करीब 100 बाई 100 का एक ये बता रहे हैं शेर, उसमें तालाब बनवाना चाहते हैं, तो उसकी गहराई इनको कितनी रखनी होगी? 100 बाई 100 क्या है इनका रकबा? जी 100 बाई 100, फिर से आप थोड़ा अपना प्रश्न दोहराएंगे। 100 बाई 100 का क्या मीटर है? क्षेत्र आप बता रहे हैं, क्षेत्रफल बताएं, कितना एकड़ है, कितना हेक्टेयर है? रकबा बता रहे हैं। संपर्क फिलहाल इनके साथ हमारा नहीं हो पा रहा, लेकिन जब इन्होंने बताया कि करीब, अगर हम देखते हैं जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रफल के अनुसार ही होता है, तो क्या गहराई की भी हमें उतनी ही निश्चित अनुपात में रखना होगा? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँ, वर्षा पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितनी वर्षा हो रही है। इस क्षेत्र में जहाँ पर 700 के आसपास, इस पूरे एरिया में 700-800 मिलीमीटर होती है, जैसे थोड़ा आप ईस्टर्न यूपी में जाएंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर 1000 मिलीमीटर 1000 मिलीमीटर के आसपास होती है जी। तो अमूमन जो हम ये देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र से 30%, 25 से 30% वर्षा को हार्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब तो हम सीधा कैलकुलेशन, अगर मान लीजिए 500 मिलीमीटर बारिश हो रही है मानसून के दिनों में, 500 से 600 मिलीमीटर, उसका 30% बालू में कन्वर्ट कर लें और उसके हिसाब से हम तालाब की लंबाई, चौड़ाई, गहराई निश्चित कर दें। एक थंब रूल जिसे कहते हैं, जिसे वो बताया जाता है 10 से 15% हिस्से को तालाब में कन्वर्ट कर सकते हैं जी। हमने कुछ और इलाकों में, पश्चिम बंगाल के इलाकों में काम किया है, वहाँ पर 1 एकड़ में हम 20% मॉडल बोलते हैं उसको जी। 1 एकड़ के 20% हिस्से को हमने तालाब में कन्वर्ट किया और वहाँ बारिश काफ़ी होती है, वहाँ की बारिश 2000 प्लस के आसपास है, लेकिन उससे फ़ायदा ये हुआ कि उनको पूरे साल लगभग पानी मिल जाता है। वहाँ छोटे किसान हैं, 1 एकड़ 1.5 एकड़ ही उनका रकबा है,
तो 20% मॉडल जो उनका है काफ़ी वहाँ पर है। तो बट यहाँ पर हम 10%, क्योंकि समस्या ये है कि किसान अपना ज़मीन ज़्यादा देना भी नहीं चाहेगा जी तालाब के लिए। एक और इसके साथ साथ समस्या ये रही है लगातार डॉक्टर सिंह की, जो हमारा भूजल स्तर है उसमें लगातार गिरावट हम देखते हैं। और जैसा कि मैं यहाँ आपको बता रहा था कि लगातार जो किसान धान की खेती करते हैं तो कोई निश्चित मात्रा नहीं होती कि लगातार जो पानी है सतही सिंचाई लगातार की जाती है, खेतों में पानी जो है वो भरा रहता है। हालांकि हमारे जो वैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं, वो नई नई किस्में लगातार ला रहे हैं जिनमें कम पानी की भी आवश्यकता है। लेकिन क्या किसान को भी इस चक्र में कुछ बदलाव करना चाहिए? अगर हम धान में जल प्रबंधन की बात करते हैं तो मैं देखिए अगर एक थोड़ा सा वैज्ञानिक बात बताना चाहूँगा, सूचना देना चाहूँगा किसान भाइयों के लिए कि धान को अगर इस एरिया में हम कल्टीवेट करते हैं तो लगभग उसकी जो वास्तव में जो इवापोट्रांसपिरेशन, जो वाष्पीकरण होता है पत्तियों से और ज़मीन से, वो 600 मिलीमीटर के आसपास होता है। तो अगर हम 100% दक्षता के साथ सिंचाई करें धान में तो हमें 600-700 मिलीमीटर से ज़्यादा प्रति यूनिट एरिया पे नहीं लगाना पड़ेगा जी। लेकिन जो दक्षता उतनी होती नहीं है, तो हम कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि धान में हम स्टैंडिंग वाटर, खड़ा पानी ना लगने दें। उसका वो भी थंब रूल है। पानी को सेचुरेट करें। जब अगर खेत पूरा सॉइल सेचुरेटेड रहती है, सारे उसमें जो छोटे छोटे होल होते हैं जिसे हम पोर्स बोलते हैं वो सारे भरे रहेंगे, तो धान की फसल बड़े आराम से पानी अपने जितना उसकी आवश्यकता होगी खींच लेती है जी। तो इतना कोशिश करें कि सॉइल को सेचुरेट रखें, पूरा नम रखें। खड़ा पानी न भी रहेगा तो हमारे यील्ड पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। चलिए बिल्कुल। तो इस बात का ध्यान रखें। और लेजर लेबलिंग, अगर खेत समतल है पूरा तो वो भी एक इसमें एक अहम योगदान निभा सकता है। वो भी सावधानी है कुछ जो हमें जिनको हमेशा याद रखना होगा। फिलहाल देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं भरतपुर राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत आपका देवेंद्र जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? धीरेन्द्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, माफ कीजिए। हेलो। हाँ जी सर। जी धीरेन्द्र जी नमस्कार जी। नमस्कार सर, हम ये पूछना चाहते हैं टपक सिंचाई के लिए जी एक हेक्टेयर में और कितनी लागत आएगी, और डीजल चले तो इंजन से भी चल सकती है क्या है? चलिए बिल्कुल। नमस्कार धीरेन्द्र जी। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा भी नाम धीरेन्द्र ही है जी। तो नमस्कार। ये अब आता हूँ आपके प्रश्न पर। 1 हेक्टेयर में ये उस पर निर्भर करेगा कि आप कौन सी फसल लगा रहे हैं। अगर आप सब्जी की फसल लगा रहे हैं तो जैसा मैंने पहले बताया कि 1 लाख से 1,20,000 के आसपास की लागत आएगी, क्योंकि कितने लेटर्स लगेंगे, कितनी दूरी पर इमीटर्स लगते हैं, उस पर निर्भर करता है। अगर बागवानी की फसल है तो उस पर कुछ अलग लागत आएगी। तो ये लागत आपको जिला कृषि अधिकारी बता देंगे। उनके पास ऑलरेडी इसका एक जिसे हम नोमोग्राफ बोलते हैं, वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड टेबल होती है, ऐसे समझ लीजिए, उनके पास रहता है। और इस पर मैं फिर से बताना चाहूँगा कि इस पर आपको अनुदान मिलता है। राज्य सरकार भी देती है और केंद्र सरकार भी देती है, दोनों मिला के काफ़ी अच्छा खासा अनुदान मिल जाता है। तो आप इसको प्रयोग करें। राजस्थान में तो काफ़ी यूज हो रहा है। राजस्थान में टपक सिंचाई भी यूज हो रही है। फव्वारा तो इनफैक्ट राजस्थान तो बहुत पहले से फव्वारा सिंचाई यूज कर रहा है। 20-25 साल से या उससे ज़्यादा ही से फव्वारा सिंचाई बहुत ही वहाँ पर प्रयोग। और योजना के आने के बाद से तो हमने देखा किस तरीके से लगातार जो किसान हैं ना सिर्फ इस योजना का लाभ ले रहे हैं बल्कि पानी को बचाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या फ़ायदे मिल सकते हैं इस योजना से आपको, गन्ने की नई नई किस्में जो हैं वो कौन सी हैं। लेकिन यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन
जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हेलो किसान और लगातार हमारे साथ जो दर्शक हैं वो जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से। फिलहाल हमारे साथ मध्य प्रदेश से हिमांशु जी ऑनलाइन पर जुड़े हैं। हिमांशु जी बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर जैसे ये रहती है डाबरी पानी वाली जी, तो सर इधर ये एमपी में लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? मतलब जैसे मंत्री ये रहते हैं तो सर मतलब ये भाई ने बना लेते हैं जैसे कि जमीन तुम्हारे पास कम है, ये मतलब ऐसे बना लेते हैं सर। जो आप बागवानी अधिकारी हैं उनके पास गए थे हिमांशु जी? सर वो तो उनके पास भी गए पर सर मतलब बाकी की तले आती है, जो पैसे देते हैं ना हाँ उनकी तले आती है और जो पैसे नहीं देते उनकी तले नहीं आती है सर। चलिए, ये बड़ा देखिए इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है किसानों को। हालांकि सरकार का प्रयास यही रहता है कि जितना पारदर्शिता जो है हर एक योजना में वो रह सके और इसके लिए बाकायदा शिकायत विंडो भी रहती है। इस बारे में डॉक्टर सिंह कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप? देखिए, ये व्यवस्था तो सुधरी है, काफ़ी सुधर भी रही है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप फिर से उनके पास जाएँ और कहें कि जी हमें चाहिए। और इसमें कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि आप छोटे किसान हैं बड़े किसान हैं। इनफैक्ट छोटे किसान को तो सरकार ज़्यादा मदद करना चाह रही है। आज लघु किसान जो हैं, लघु सीमांत किसान हैं, उनकी ज़्यादा मदद करना चाह रही है। तो आपको पूरा लाभ मिलना चाहिए और मिलेगा। आप उनके पास फिर से पुनः प्रयास करें। अगर हम लोग कुछ मदद कर सकते हैं आप बताइए। मैं भी यहाँ से बात कर सकता हूँ, उनको कह सकता हूँ कि भाई इनको मदद मिलनी चाहिए, क्वालिफाई करते हैं मदद के लिए जी। इतना तो प्रयास हम कर सकते हैं आपके लिए। बिल्कुल। और कभी कभी दिक्कत ये भी होती है कि जो उसके लिए आवश्यक है, जो मानक निर्धारित कर दिए जाते हैं, किसानों को उसकी जानकारी नहीं हो पाती, जिस वजह से कई बार उन्हें चक्कर लगाने पड़ जाते हैं और एक जो हम कह सकते हैं जो सही जवाब है, सीधा जवाब है, वो भी उनको नहीं मिल पाता। लेकिन आवश्यकता यही डॉक्टर सिंह के हर किसान जो है ना सिर्फ इस योजना का लाभ ले बल्कि ना पानी को भी बचाएं और उसके साथ साथ अच्छी खेती जो है वो भी ले सकें। निश्चित रूप से मैं आपको इसके पहले इस प्रश्न पर आऊँ, ये मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपके आसपास कृषि विज्ञान केंद्र होंगे। आप किसी न किसी कृषि विज्ञान केंद्र, किसी विश्वविद्यालय से, आप मध्य प्रदेश से हैं शाहजहाँपुर, आपके पास इंदौर में एक एग्रीकल्चर कॉलेज है, यूनिवर्सिटी भी है, जबलपुर में भी है एक बड़ी यूनिवर्सिटी। आप उनके किसी न किसी कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से करें, वो आपको मानक भी बता देंगे। हमारे पास मानक भी होते हैं और जो सरकार के पास होते हैं, जो अधिकारी के पास हैं, आप दोनों से मिल के बात करें, निश्चित रूप से मिलेगा। हाँ, अगर कहीं मानक आप नहीं पूरा कर पा रहे होंगे तो हो सकता है उसके लिए फिर आपको, तो मैं यहाँ से कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मानक जो सरकार ने तय किए हैं उन्हीं मानकों के आधार पर ही मिलेगा। बिल्कुल, सारी जानकारी आपको मिले इसके लिए देखिए जो किसान मित्र हैं अब वो भी अलग अलग गांव में पहुंच रहे हैं जिससे किसानों की जो समस्याएं हैं वो दूर हो सके। साथ ही इसके साथ साथ जो पोर्टल है उस पर भी आपको जानकारी मिलती है और आपके यहाँ अगर खासतौर से CSC है तो वहाँ भी इस सेंटर पर भी जाकर आपको मदद मिल सकती है। यहाँ डॉक्टर मीना आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जो अलग अलग किस्में आपने बताई, लेकिन एक किसान उन किस्मों की पहचान कैसे कर सकता है? कैसे, अगर वो खेत में भी फसल कहीं लगी है या उसके बाद वो बीज भी कहीं लेने जाता है, कैसे इनकी पहचान जो है क्या संभव है किसान कर पाए? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से बिल्कुल किसान है जो किस्मों की पहचान कर सकता है। जैसे कि मैं सारी किस्मों को तो बता नहीं दूंगा, लेकिन मैं जैसे हाल में अपनी वैरायटी रिलीज है 15-0-23 उसके बारे में बताऊं जैसे, तो इसमें जैसे कि ये वैरायटी है, इसका गन्ना हरा पीला रंग होता है, आँख इसकी होती है जिसको बड बोलते हैं, वो इसकी ओवल टाइप की अंडाकार होती है और जो पोरी होती है वो प्रति अंडाकार होती है, ऊपर से मोटी नीचे से पतली होती है। इसकी जो लिग्यूल होती है, जो कान बोलते हैं किसान भाई, वो भालाकार होते हैं जिसको लेंसियोलेट बोलते हैं, इनर ऑरिकल। 2 तरह के होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाई, इसकी आँख और जो कलिका है
उसके नीचे जो बेस होता है वहाँ पे स्पेस होता है, वो इस वैरायटी की टिपिकल ट्रेट है वो कि यदि आप चाहो, कई किसान क्या करते हैं 15-0-23 है जो COG 83 या 85 को समझ लेते हैं, तो बिल्कुल क्योंकि वो मिलती जुलती है लेकिन कुछ छोटी छोटी पहचान है वो आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल। तो और ज़्यादा जानकारी करनी है तो आप मेरे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। चलिए, पहचान जो है वो हमारे किसान इन किस्मों की कर सकते हैं 15-0-23, क्योंकि एक अच्छी किस्म है, इसका चयन आप करें तो और ज़्यादा लाभ जो है वो आपको मिल पाएगा और मुनाफे की जो मिठास है वो बढ़ सकेगी। फिलहाल आज आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार। धन्यवाद। तो जाना आज आपने ना सिर्फ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, बल्कि इसके साथ साथ गन्ने की नई नई किस्में कौन सी हैं और कैसे वो कहां से आपको उपलब्ध भी हो सकती हैं। अब चलिए, हमारे जो कल के विषय रहेंगे वो भी आपको हम बता दें, जिससे पहले से ही आप अपना जो सवाल है वो तैयार कर सकें। कल बात करेंगे औषधीय पौधों की खेती की और साथ ही आपको जानकारी देंगे संरक्षित खेती के अंतर्गत सब्जी उत्पादन की भी। अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। बारी है आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प की। आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं। ये नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।